आइए आज हम जानते हैं भारत के संविधान के विषय में। भारत का संविधान। भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है जिसमें जिसमें भारत को एक संप्रभु का अर्थ होता है स्वयं का मालिक। संप्रभु का अर्थ है भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो किसी बाहरी शक्ति के नियंत्रण में नहीं है, और अपने सभी निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकता है, इसे संप्रभु कहेंगे। आगे है समाजवादी। समाजवादी का अर्थ है कि राज्य की सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें समाज के सभी वर्गों का कल्याण हो सके। आगे आता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि कोई जो भारत देश का कोई जो धर्म नहीं है, आधिकारिक धर्म नहीं हैगा, और सभी धर्मों का सम्मान बराबर किया जाएगा। लोकतांत्रिक गणराज्य का अर्थ है कि भारत में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी, न कि वंशानुगत अनुसार होगा। तो लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, केंद्र राज्य संबंध और सरकार के कार्यप्रणाली के दिशा निर्देश दिए गए हैं। संविधान का प्रारंभ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ। इसके द्वारा भारत में लोकतंत्र और कानून की सर्वोच्च स्थापित किया गया है। आइए देते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। भारतीय संविधान के 22 भाग हैं। जैसे पहला भाग में संघ और उसका राज्य क्षेत्र को दर्शाया गया है। भाग 2 में नागरिकता दिया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व को उल्लेख किया गया है। भाग 5 में संघ केंद्र सरकार के विषय में बताया गया है। भाग 6 में राज्य सरकार के विषय में बताया गया है। 7वां को हटा दिया गया, निरसित कर दिया गया है। भाग 8 संघीय प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश से कहते हैं। भाग 9 में पंचायतों के विषय में चर्चा की गई है। भाग 9A में नगर पालिकाओं के विषय में चर्चा की गई है। भाग 9B में सहकारी समितियों के विषय में चर्चा की गई है। भाग 10 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के विषय में बताया गया है। भारतीय संविधान का भाग 11 में जो है संघ और राज्यों के बीच संबंध को दर्शाया गया है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद के विषय में बताया गया है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम के विषय में बताया गया है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं के विषय में दर्शाया गया है। भाग 15 में चुनाव दिया गया है। भाग 16 में विशेष उपबंध दिया गया है। भाग 17 में राजभाषा दी गई है। 18 में आपात उपबंध दिया गया है। 19 में विविध दिया गया है। भाग 20 में संविधान में संशोधन दिया गया है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिया गया है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, आरंभ और अधिकारिता और भाषा दिया गया है। भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान की अनुसूचियों को विस्तार से देखते हैं। इसे पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और क्षेत्र को दर्शाया गया पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची विभिन्न सरकारी पदों में वेतन और भत्तों के विषय में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञाओं का प्रारूप दिया गया है। चौथी अनुसूची में राज्य भाषा में राज्यों की सीटों का आवंटन किया गया है। राज्यसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन किया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रबंधन किया गया है। छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्यों में जनजाति क्षेत्रों का प्रबंधन है। छठी में पूर्वोत्तर राज्यों के विषय में दिया गया है। 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों के विषय में विभाजन किया गया है। 8वीं अनुसूची में भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं के विषय में बताया गया है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार और अन्य कानून के विषय में चर्चा की गई है। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के विषय में बताया गया है। 11वीं अनुसूची पंचायतों के कार्य 73 संविधान संशोधन के साथ जोड़ा गया है।
12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के विषय में चर्चा की गई है। 74वें संविधान संशोधन के अनुसार जोड़ा गया है। भारतीय संविधान का भाग 1, आइए विस्तृत चर्चा करते हैं भाग 1 के विषय में। भारतीय संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक फैला हुआ है और इसमें भारत की संघीय संरचना और इसके क्षेत्रीय पहलुओं का वर्णन किया गया है। इसमें भारत की संघीय पहचान को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। यहाँ भाग 1 के अनुच्छेदों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। भाग 1 के अनुच्छेद में कहा गया भारत का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में है नाम और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में भारत की संप्रभुता और संघीय ढांचे की पुष्टि करता है। इसके मुख्य भाग हैं। भारत का नाम अनुच्छेद 1 में जो है अनुसार देश का नाम भारत और इंडिया दोनों है। यह उल्लेख करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। राज्य क्षेत्र की परिभाषा अनुच्छेद 1 के दूसरे में राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों और भारत में शामिल अन्य क्षेत्रों की परिभाषा दी गई है। भाग 1 के अनुच्छेद 2 में राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 में संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर भारत में नए राज्यों को शामिल कर सकती है या उनके लिए नए प्रावधान बना सकती है। इसका अर्थ यह है कि भारत किसी भी नए क्षेत्र या राज्य को शामिल करने का प्रावधान रखता है। भाग 1 का अनुच्छेद 3 है राज्यों का पुनर्गठन और सीमाओं का परिवर्तन। इसमें पुनर्गठन और सीमाओं का परिवर्तन अनुच्छेद 3 में दिया गया है। अनुच्छेद 3 संसद को यह अधिकार देता है कि वह राज्यों की सीमाओं को घटा या बढ़ा सकती है, किसी राज्य को विभाजित या उसका नाम बदल सकती है। हालांकि इसमें एक शर्त है कि राष्ट्रपति को संबंधित राज्य की विधानमंडल से सुझाव, यानी इसमें एक शर्त है कि राष्ट्रपति को संबंधित राज्य से की विधानमंडल से सुझाव लेना अनिवार्य रहता है। परीक्षा से संबंधित इंपॉर्टेंट हो सकता है। अनुच्छेद 4 में दिया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 जो भाग 1 अनुच्छेद 2 और 3 है के अधीन कानूनों का जो प्रभाव है। अनुच्छेद 4 यह बताता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून संविधान के संशोधन के रूप माने नहीं जाएंगे। इसका अर्थ है कि यानी संशोधन के रूप में नहीं माने जाएंगे। इसका अर्थ है कि राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, यानी इसमें राष्ट्रपति होती है, बल्कि संसद के केवल साधारण कानून बनाकर ऐसा कर सकती है। भाग 1 का महत्व। भाग 1 भारतीय संघ की अखंडता और क्षेत्रीय संरचना को स्थापित करता है। यह केंद्र और राज्य सरकार के संघीय ढांचे के भीतर विभिन्न क्षेत्रों राज्यों में बदलाव का अधिकार देता है ताकि क्षेत्रीय विवादों और प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। भारतीय संविधान का भाग 2 भारतीय संविधान जो भाग 2 है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक फैला हुआ। भारत की नागरिकता से संबंधित, इसमें भारत की नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिया गया है। यह भाग यह निर्धारित करता है कि भारत का नागरिक कौन होगा, नागरिकता प्राप्त करने के नियम और नागरिकता खोने या छोड़ने का प्रावधान क्या है। इसके तहत नागरिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों का विवरण दिया गया है जो संविधान बनाने के समय लागू किए गए थे। भाग 2 में अनुच्छेद का विवरण अनुच्छेद 5 से। अनुच्छेद 5 में यह बताया गया संविधान लागू होने के समय नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 5 में यह बताया गया है कि जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 उस समय भारतीय नागरिक कौन होंगे। इसके अनुच्छेद के तहत निम्नलिखित भारतीयों को नागरिक माना गया है जो भारत में पैदा हुए हैं, जिनके माता पिता में से एक भारत में पैदा हुए हैं, जो 26 जनवरी 1950 से ठीक पहले 5 साल तक भारत में निवास कर रहे हों, उनको जो है भारत का नागरिक माना गया। अनुच्छेद 6
में बता रहा है कि भारत में प्रवास करने वाले पाकिस्तान के व्यक्तियों को नागरिकता कि अनुच्छेद 6 में उन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है जो भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत में आए थे। इसे 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके थे उन्हें नागरिकता दे दी गई। जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए उन्हें नागरिकता के लिए संबंधित प्राधिकारी से पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया था। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान में प्रवास करने वाले भारतीयों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 में बताया गया है कि उन लोगों पर लागू होता है जो विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान चले गए थे। यदि वे वापस भारत आ गए और पुनः पंजीकरण करवाया तो उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती थी। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 में उन भारतीयों के बारे में है जो भारत से बाहर रहते थे लेकिन उनके माता पिता या दादा दादी का जन्म भारत में हुआ था। यदि वे भारतीय मिशन जैसे दूतावास में पंजीकरण कराते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता मिल सकती थी। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता की स्वीकृति का परिणाम। अनुच्छेद 9 के अनुसार अगर किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर ली है तो वह भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। अनुच्छेद 10 यह प्रावधान करता है कि जब तक कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है वह भारतीय नागरिक से संबंधित सभी अधिकारों का हकदार होगा। अनुच्छेद 11 संसद के अधिकार। अनुच्छेद 11 भारतीय संसद को यह शक्ति देता है कि वह नागरिकता संबंधी किसी भी कानून को बना या बदल सकता है। इसी प्रावधान के तहत 1955 भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया गया था जो नागरिकता से जुड़े सभी मुद्दों को नियंत्रित करता है। आइए देखते हैं भाग 2 का महत्व क्या है। भारतीय संविधान का भाग 2 यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय नागरिकता का आधार तय हो और यह किस प्रकार लोगों को प्रभावित करेगा। इसके अंतर्गत नागरिकता संबंधी अधिकारों, जिम्मेदारियों और प्रतिबंधों को परिभाषित किया गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद के संशोधन इसी भाग पर आधारित है जो नागरिकता प्राप्ति, छोड़े जाने और निरस्तीकरण से संबंधित कानून प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं। आगे देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 3 को जो है 12 से 35 तक विस्तार दिया गया। भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट से संबंधित है जो भारत के नागरिकों और कुछ मामलों में देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों को दिए गए अधिकारों को परिभाषित करता है। मौलिक अधिकार लोकतंत्र का आधार माने जाते हैं और इन्हें किसी भी सरकार द्वारा संकुचित नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के भाग 3 का उद्देश्य नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय की गारंटी देना है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेदों का विवरण। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 में राज्य किसे कहते हैं? राज्य का मतलब क्या है? इसमें भारत सरकार और संसद यानी केंद्र सरकार और उसकी विधायिका को भी कहा जा सकता है। राज्य जो है राज्य उनकी विधानसभाएं यानी राज्य स्तर पर कार्य सरकारें और उनकी विधायिकाओं को भी कहा जाएगा। स्थानीय प्राधिकरण जैसे पंचायतें, नगर निगम, नगर पालिकाएं, कोई इंडिविजुअल बॉडी, कोई डिपार्टमेंट को स्टेट बोला गया है। अगर उसके द्वारा मूल अधिकार का हनन होता है तो आप उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसमें राज्य की परिभाषा यही बताया गया है। इसमें आगे देखते हैं। इसमें राज्य सरकार, सांसद
के साथ साथ राज्य की सभी विधायिकाएं और स्थानीय तथा अन्य सरकारी प्राधिकरण कोई भी हो। यह परिभाषा महत्वपूर्ण है क्योंकि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन राज्य द्वारा न किया जा सके, इसका यह आधार बनाता है। अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में विधियों की असंवैधानिकता। अनुच्छेद 13 बताता है कि अनुच्छेद 13 के अनुसार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। संसद और राज्य विधानमंडल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून नहीं बना सकते हैं। इसे संविधान का संरक्षक माना जाता है। संविधान का संरक्षक किसे माना गया है? अनुच्छेद 13 को। ये बात महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकारों के प्रकार। मौलिक अधिकारों के प्रकार में हम देखते हैं, भाग 3 में मौलिक अधिकारों के 6 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। मौलिक अधिकार को 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी हम देखते हैं, इसमें पहली श्रेणी समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। अनुच्छेद 14 देखते हैं, कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण का अधिकार इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 15 में बताया कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन मतलब समापन, सरकारी पदवी के अलावा अन्य उपाधियों को निषिद्ध किया गया है। दूसरी श्रेणी हम देखते हैं फंडामेंटल राइट की, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। इसमें जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक एकत्र होने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, आवास और स्थानांतरण की स्वतंत्रता के विषय में बताया गया है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 20 में कुछ अपराधों के संबंध में संरक्षण, द्वैध अपराध सिद्धांत, आत्म अभियुक्ति से सुरक्षा, पूर्व प्रभाव की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है, इसमें जीने का अधिकार आता है। अनुच्छेद 21A में दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और हिरासत में अधिकार, सुनवाई का अधिकार, अविलंब सूचना का अधिकार, विधिक सहायता के लिए अधिकार दिया गया है। फंडामेंटल राइट का जो है अगली श्रेणी देते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है। अनुच्छेद 23 में दिया गया है कि मानव तस्करी और बेगार का इसमें निषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने पर रोक लगाया गया है। आगे देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यह अनुच्छेद 25 से 28 तक इसमें प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 25 से बताया कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। 25 अनुच्छेद आर्टिकल में दिया गया है। अनुच्छेद 26 में दिया गया धार्मिक मामलों के प्रबंधन के विषय में बताया गया है। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कर का निषेध, इसमें धार्मिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए इसमें कर का निषेध किया गया है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 28 में कुछ शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों का निषेध है, ये अनुच्छेद 28 में बताया गया है। आगे देखते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये जो अनुच्छेद 29 से 30 तक दिया गया है। अनुच्छेद 29 में किसी वर्ग की संस्कृति और भाषा की रक्षा का अधिकार है।
अनुच्छेद 30 में दिया गया अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान, इसमें 30 में दिया गया अल्पसंख्यक जो है शैक्षिक संस्थान क्या उनका स्थापित कर सकते हैं और उनका प्रशासन करने का उनको अधिकार है। आगे देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा कहा गया है। यह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का अधिकार देता है। इसके तहत रिट जारी की जा सकती है। अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान, अनुच्छेद 33 संसद को सशस्त्र बलों को पुलिस बलों आदि पर मौलिक अधिकारों का प्रतिबंधित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ के दौरान दिए गए आदेशों के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 35 संसद को मौलिक अधिकारों से जुड़े कुछ कानूनों को बनाने की विशेषाधिकार है। भाग 3 का महत्व, मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। ये न केवल नागरिकों को स्वतंत्रता, न्याय और समानता की गारंटी देते हैं, बल्कि उनके अधिकारों के उल्लंघन होने पर कानूनी संरक्षण भी प्रदान करते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इन्हें संविधान की आत्मा कहा था, क्योंकि अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक समाज की नींव होते हैं।